वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 8 सोशल साइंस सिविक्स। एक चैप्टर है जुडिशरी। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। यू रेड दैट वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ जुडिशरी इज अपहोल्डिंग द लॉ। तो हमने पढ़ा था जुडिशरी का सबसे एक मेन फंक्शन क्या है कि लॉ को बनाए रखना, जो भी नियम है, एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट, जिस इंसान के जो भी फंडामेंटल राइट हैं वो उसको मिले। व्हाई डू यू थिंक एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज नेसेसरी। तो क्वेश्चन यहाँ पे है, ये कह रहा है जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट क्यों होनी चाहिए। इसको हम एक अलग एग्जाम्पल से समझते हैं। चिल्ड्रन, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्लास में कौन बच्चा टॉप करेगा, तो क्या वो बच्चा टॉप करेगा जो सबसे अमीर होगा? क्या वो बच्चा टॉप करेगा जिसके पास सबसे बड़ी कार होगी, या मिडिल क्लास फैमिली का? तो आप कहोगे सर क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो। सर टॉप तो वो बच्चा करेगा ना जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, है ना। तो इसका मतलब हर बच्चे को अपना राइट मिलेगा। ऐसे ही क्या होता है गाइज, जो जुडिशरी है, ठीक है, जुडिशरी का काम है जस्टिस देना, न्याय देना। अब मान के चलो एक बड़े से नेताजी जिनके पास बहुत पैसा है उनमें और एक गरीब की फैमिली में, ठीक है, लड़ाई हो जाती है, कोई बात हो जाती है, नेताजी ने कुछ कर दिया इसके खिलाफ। तो क्या ये गरीब आदमी कोर्ट में जा पाएगा? भाई अगर कोर्ट मिनिस्टर के अंडर में होती तो क्या करते मिनिस्टर? पैसा खिला देते कोर्ट को या उसको अपने अंडर में ले लेते, और जो आम आदमी है उसको तो बेचारे को कभी जस्टिस मिल ही ना पाता। इसीलिए हमारे यहाँ भारत में जो जुडिशरी है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, वो बिल्कुल अलग है, वो किसी नेता के नीचे नहीं है, वो किसी उसके लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव किसी के अंडर में नहीं आती, वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। इसका फायदा क्या होता है कि वो सच को सच और झूठ को झूठ बताएगी, और अगर जो जस्टिस है, अगर वो इस आदमी को मिलना है तो वो इसको देगी, और अगर इसको मिलना है तो इसको देगी। समझ आ गया? तो आंसर कैसे लिखेंगे? एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज नेसेसरी सो दैट इट कुड गिव डिसीजंस अनबायस्डली। भैया इसीलिए इंडिपेंडेंट बॉडी जरूरी है जुडिशरी की, ताकि वो जो डिसीजन दे वो अनबायस्ड हो। ऐसा ना हो कि अमीर आदमी को ही जिताती रहे हर बार। गॉट इट? अब चाहो तो आप इसमें एक नोट लिख देना, इंडियन जुडिशरी सिस्टम डज नॉट वर्क अंडर एनी प्रेशर फ्रॉम द लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। हमारा जो भारत का जो जुडिशरी सिस्टम है वो किसी के अंडर में नहीं आता, वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, इसीलिए वो अनबायस्ड है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड इन चैप्टर 1। चिल्ड्रन आप ऑलरेडी पढ़ रखे हैं कि हमको फंडामेंटल राइट क्या है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, है ना, राइट टू चूज एनी रिलीजन, कल्चरल राइट्स, ये राइट। हाउ डू यू थिंक द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कनेक्ट्स टू द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो हमारे आइडिया को कनेक्ट कैसे करता है, जुडिशियल रिव्यू को, हमारे राइट से। अब देखो चिल्ड्रन, हमारी जुडिशरी इतनी अच्छी है, हमारा सिस्टम इतना अच्छा है, अगर किसी भी इंसान को उसका फंडामेंटल राइट नहीं दिया जाता तो उसको किसी का वेट करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा जाएगा और सीधे पीआईएल दाखिल कर देगा या सीधे कोर्ट का दरवाजा वो खटखटा सकता है। ठीक है, इसमें कोई अमीर गरीब काला गोरा कुछ नहीं चलेगा। तो आंसर कैसे लिखोगे? द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज गारंटीज सिटीजन राइट टू अप्रोच द कोर्ट डायरेक्टली। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है ये गारंटी देती है किस बात की, कि कोई भी सिटीजन क्या कर सकता है, कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है इफ एनी ऑफ देयर फंडामेंटल्स हैव बीन फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। अगर उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं अगर उनको नहीं दिए जा रहे, ठीक है, या कोई परेशान कर रहा है, कोई बात है, तो डायरेक्ट कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। नेक्स्ट, in the following illustration fill in each tier with the judgment given by the various courts in the सुधा गोयल केस। चिल्ड्रन अगर आपने सुधा गोयल का अगर ये चैप्टर पढ़ा है तो उस केस में क्या हुआ था, सुधा गोयल जो कि एक बहू थी, ये बताया गया था कि उसकी सास ने, उसके पति ने और उसके देवर ने उसको जला के मार डाला था दहेज के लिए, ऐसा कुछ बताया गया था। तो अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है चेक योर रेस्पॉन्सेज विद इन द। तो जब सबसे देखो 3 कोर्ट हैं, सबसे पहले जो मुकदमा है
वो लोअर कोर्ट में जाएगा। जैसे आप क्लास में कुछ शरारत करोगे तो ये थोड़ी है कि हर बात पे प्रिंसिपल मैम आएंगी। सबसे पहले तो मैम अपने बेस पे ही देखेंगी, ठीक है। फिर मैम से नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा हो रहा, तो मैम प्रिंसिपल को खबर करेंगी। प्रिंसिपल उसको भी लग रहा है कि बहुत ही बड़ी बात कर दी तो सीधे आपके पेरेंट को बुलाया जाएगा। पेरेंट के बाद फिर अभी भी नहीं लग रहा तो आपको रस्टिकेट किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही केस जो है, पहले छोटा केस है तो पहले वो लोअर कोर्ट में जाएगा, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट के। फिर वो हाई कोर्ट में जाएगा। अगर वो यहाँ से सेटिस्फाई नहीं होते तो वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे। यहाँ से सेटिस्फाई नहीं होते तो वो सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का सबसे बड़ा कोर्ट है, ठीक है, हाईएस्ट कोर्ट। इसके बाद कुछ नहीं है, जो इसने कह दिया इसका फैसला फुल एंड फाइनल है। तो चिल्ड्रन जब लोअर कोर्ट में गए तो लोअर कोर्ट ने क्या किया कि उसकी जो सास थी सुधा की, उसको, उसके हस्बैंड को और उसके ब्रदर इन लॉ यानी देवर को, तीनों को सजाए मौत सुना दी। तो पहले पॉइंट में क्या लिख दोगे आप? लोअर कोर्ट ने क्या किया? द लोअर कोर्ट कन्विक्टेड सुधाज हस्बैंड, सुधा के हस्बैंड को, ठीक है, सुधा के हस्बैंड को, सुधा के हस्बैंड की मम्मी को, ठीक है, और उसके ब्रदर इन लॉ को यानी कि देवर को, सेंटेंस टू ऑल थ्री ऑफ देम टू डेथ। तीनों को सजा मौत दे दी कि तुमने उसका बहू को अपनी को मारा है जला के। अब क्या हुआ? ये लोग बड़े परेशान हो गए। इन्होंने कहा अच्छा यार ये तो गलत हो गया। इन्होंने हाई कोर्ट में अपील डाल दी कि हम इस डिसीजन से वो नहीं है, कि हम तो निर्दोष लोग हैं। अब हाई कोर्ट ने क्या किया? हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ एविडेंस वगैरह ज्यादा नहीं है, इन तीनों को क्लीन चिट दे दी और तीनों को कह दिया कि तुम इनोसेंट हो। आंसर देखो, द हाई कोर्ट स्टेटेड दैट सुधाज हस्बैंड एंड द अदर्स वर इनोसेंट एंड सेट देम फ्री। अब सुधा के जो ससुराल वाले थे उन सबको फ्री कर दिया हाई कोर्ट ने। ये सब खुश हो गए। लेकिन अब क्या हुआ? जो सुधा के अपने घर वाले थे, सुधा की अपनी मम्मी, अपना पापा, अपने भाई, अपने बहन, ठीक है, वो इस वाली बात से बड़ा दुखी हुए कि यार एक तो हमारी बेटी भी मर गई और उसको न्याय भी नहीं मिला। उन्होंने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि पूरी वो बैठी। उसके बाद सुधा का जो हस्बैंड था और उसकी जो मदर थी उनको तो दोषी पाया, गिल्टी पाया गया। लेकिन जो सुधा का जो देवर था उसके खिलाफ कोई खास सबूत नहीं मिले तो उसको क्या कर दिया गया? बरी कर दिया गया। तो आंसर कैसे लिखोगे? द सुप्रीम कोर्ट पास्ड अ जजमेंट स्टेटिंग दैट सुधा का जो हस्बैंड था और उसके हस्बैंड की जो मदर थी वो तो गिल्टी थे एंड सेंटेंस देम टू प्रिजन फॉर लाइफ, ठीक है, आजीवन कारावास की सजा सुना दी। द कोर्ट फ्रीड द ब्रदर इन लॉ, और जो देवर था उसको फ्री कर दिया। नेक्स्ट, अब चिल्ड्रन 3 क्वेश्चन है, ये आपको ट्रू फॉल्स में बताने हैं। कीपिंग द सुधा कोयल केस इन माइंड, टेक द सेंटेंस दैट आर ट्रू एंड करेक्ट द वंस दैट आर फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स बताना है। The accused took the case to the high court because they were unhappy with the decision of trial court. Trial court किसको कहते हैं? लोअर कोर्ट को। तो लोअर कोर्ट ने तीनों को सजा दे दी थी, वो भी डेथ वाली। तो वो जो अक्यूज हैं उन्होंने वो हाई कोर्ट में गए क्योंकि वो इस वाली बात से सेटिस्फाई नहीं थे। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। तो ये क्या होगा? यहां पे आप लिख दोगे ट्रू। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, दे वेंट टू हाई कोर्ट आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 लोगों को सजा दे दी थी और एक को बरी कर, तो वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाद वो दोबारा हाई कोर्ट में गए। चिल्ड्रन कभी भी ऐसा नहीं होता भाई। सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट सबसे बड़ी कोर्ट है, उसने जो डिसीजन दे दिया वो फुल एंड फाइनल है। तो यानी कि ये है फॉल्स। इफ दे डू नॉट लाइक द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट द अक्यूज्ड कैन गो बैक अगेन टू द ट्रायल कोर्ट। अब ये कह रहा है अगर उनको सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पसंद ना आए तो वो दोबारा से लोअर कोर्ट में जा सकते हैं। नहीं जा सकते भाई, सुप्रीम कोर्ट तो हाईएस्ट कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने तो जो कह दिया वो कह दिया, ठीक है, नो इफ नो बट। तो ये भी हो गया फॉल्स। तो बस पहला तो ट्रू है और ये दोनों फॉल्स है। गाइज अभी तक इस वीडियो को यार एक लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। Why do you think introduction of public interest litigation यानी कि PIL in 1980s is a significant step in ensuring access to justice to all? अब गाइस 1980 से पहले क्या होता था? जैसे मान के चलो मुझे कोई केस लड़ना और मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो केस क्या ऐसी हवा में थोड़ी लड़ा जाएगा। सबसे पहले मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा, अप्लाई करूंगा, और वो कौन करेगा? ये सारा कागजी काम कौन करेगा? वकील करेगा।
अब जो लॉयर है भाई वो इतनी हाई फीस लेगा, अगर वो महंगी महंगी फीस लेगा तो क्या गरीब आदमी कोर्ट कचहरी जा सकता है? क्या वो अपना केस लड़ सकता है? बिल्कुल नहीं लड़ सकता। तो अब 1980s में पीआईएल एक चीज आ गई। पीआईएल के थ्रू क्या कर सकते हैं, अब आपको कोर्ट कचहरी, अब आपको वकील की बहुत बड़ी फीस लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप एक लेटर लगा दो, एक एप्लीकेशन लगा दो पीआईएल, ठीक है। अब अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं हो तो आपका कोई पढ़ा लिखा रिश्तेदार, वो भी आपका कोई जानकार भी आपके बिहाफ पे उसको लगा सकता है और अब आपको सीधे न्याय मिलेगा। तो आंसर देखो, PIL is a significant step in ensuring access to justice for all because, ये पूरी लाइन मैंने ब्लू वाली कहां से उतारी है, कॉपी क्वेश्चन में से, because it allowed any individual or organization to file a PIL in the High Court or the Supreme Court on behalf of those whose rights were violated। क्योंकि अब इसने अधिकार दे दिया कि कोई भी PIL दाखिल कर सकता है हाई कोर्ट में भी और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी, ठीक है, किसी के भी बिहाफ पे जिसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है री रीड द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द जजमेंट ऑन द ओल्गा टेलीज वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन केस, ठीक है। दो जजेस की ने कुछ बातें कही थी, क्या कही थी? नाउ राइट इन योर वर्ड्स दैट द जजेस मेंट व्हाट द जजेस मेंट व्हेन दे सेड दैट द राइट टू लाइवलीहुड वाज अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। अब क्वेश्चन बहुत बड़ा सा है चिल्ड्रन। जजेस ने एक बात कही कि अगर आपको जीवन मिला है, अगर आप इंसान बने हो, तो जैसे आपका फंडामेंटल राइट है राइट टू लाइफ, तो उसी तरह से फंडामेंटल राइट है राइट टू लाइवलीहुड। इस वाली बात को समझो भाई। जजेस ने ये वाली बात कही कि एक तरफ सरकार आपसे ये कह रही है कि राइट टू लाइफ, जीने का आपको अधिकार है, तो यार हम कोई भेड़ बकरी तो है नहीं, हम कोई जानवर तो है नहीं। क्या जानवर कभी कोई जॉब करता है? क्या जानवर की शादी होती है? क्या इसके मामा चाचा ताऊ फूफा होते हैं? क्या वो एक सोसाइटी में रहते हैं? नहीं। लेकिन हम एक सोसाइटी में भी रहते हैं, शादियां भी होती हैं, भाई बहन भी होते हैं, वाइफ भी होती है, बच्चे भी होते हैं। इन सबको चलाने के लिए हमको पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई अगर राइट टू लाइफ है तो हमको राइट टू लाइवलीहुड भी मिलना चाहिए, मतलब हमको नौकरी भी मिलनी चाहिए ताकि हम अपने घर को भी चला सकें। तो बिल्कुल सही बात कही उन्होंने। लाइफ ऑफ अ मैन एंड एन एनिमल इज कंप्लीटली डिफरेंट। इंसान की लाइफ और जानवरों की लाइफ बिल्कुल अलग अलग है। वी हैव द राइट टू लिव, हमें है ना जीने का अधिकार है। एंड दिस गिव्स अस द राइट ऑफ राइट टू लाइवलीहुड, और यही अधिकार हमको देता है कि हमें नौकरी का भी अधिकार मिलना चाहिए। क्यों? बिकॉज नो पर्सन कैन लिव विदाउट लाइवलीहुड एंड दिस इज व्हाट द जजेस सेड। कोई भी आदमी यार बिना किसी नौकरी के या बिना किसी ऐसी चीज के जहां से दो पैसे आना आते हो तो वो रहेगा कैसे, ठीक है। यही वाली बात जजेस साहब ने बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ स्टोरी अराउंड द थीम जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये कह रहा है कि अगर जस्टिस डिले हो गया तो इसका मतलब एक तरह से जस्टिस हुआ ही नहीं, न्याय हुआ ही नहीं। ये कह रहा है अपने साइड से कोई स्टोरी बनाओ। मान के चलो एक आदमी था, रोड एक्सीडेंट में एक बहुत अमीर इंसान ने उसको मार दिया, ठीक है। वो अपनी गाड़ी से आ रहा था, उसने एक टू व्हीलर को या साइकिल वाले को मार दिया। अब वो साइकिल वाले की जो फैमिली है बेचारी कोर्ट कचहरी में फंसी रही, लेकिन क्योंकि ये इंसान अमीर था तो ये बार बार इन लोगों को तारीख पे तारीख मिलती गई, तारीख पे तारीख। तो होना तो ये था कि तभी न्याय होता, इसकी फैमिली को कुछ पैसा मिलता जो कि इनके बच्चों को, इसकी वाइफ को सपोर्ट करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 25 साल बाद जाके फैसला हुआ, उसमें भी कुछ बहुत ही कम पैसा मिला। तो बताओ इससे इस फैमिली को कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। तो आप इस तरह की स्टोरी अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया इज, हाईएस्ट कोर्ट कौन सी है? लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? आप चाहो तो अपने आंसर में ABC लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।